देश की बहुआयामी विविधता के मद्देनजर 16वीं लोकसभा के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव कराना कितना वृहद और चुनौतीपूर्ण कार्य है। Everything about Indian democracy is huge, unprecedented and unimaginable in terms of magnitude. The very size of our electorate, which has now crossed 83 crores as of today. आकार की बातें करें तो भारतीय लोकतंत्र के बारे में सब कुछ अभूतपूर्व, अकल्पनीय और विराट है। हमारे देश में मतदाताओं की संख्या आज 83 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जो भारत के अलावा दुनिया के किसी भी महाद्वीप में मतदाताओं की कुल संख्या से भी ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए सुरक्षा और गैर सुरक्षा कर्मी मिलाकर हमने कुल 1 करोड़ 10 लाख कर्मचारियों को तैनात किया है। इतनी तो दुनिया के 140 देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं है। हम 9 लाख मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराते हैं। इनकी सुरक्षा, मतकर्मियों और वोटिंग मशीनों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने, मतदान कराने, वोटिंग मशीनों को वापस सीट वार एकत्र करने में काफ़ी जटिलताएं हैं। इसके लिए बहुत जटिल प्रबंधन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम पिछले 6 दशकों से ये काम सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। चुनाव से पूर्व और चुनाव उपरांत कैसी तैयारियां की जाती हैं? When you talk of the prior period to the date of the poll, one of the first exercise is preparation of electoral roll. मतदान से पहले की बात करें तो सबसे बड़ा काम है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना अपने आप में बहुत जटिल काम है। जैसा कि आप जानते हैं, मतदाता होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र हो और जहां आप रह रहे हैं वहां की मतदाता सूची में नाम हो। इस साल लोकसभा चुनाव के लिए 1 जनवरी 2014 को कट ऑफ माना गया है। कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं लोगों की तरफ से कि पिछले चुनाव में उन्होंने मतदान किया, लेकिन उनके पास मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद सूची से नाम हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समरी रिवीजन के समय जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जांच करते हैं तो मतदाता वहां नहीं मिलते हैं। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि कोई भी ड्राफ्ट मतदाता सूची के नामों पर आपत्ति फाइल कर सकता है और इसके बाद जांच करके उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। इसलिए जब हमने 5 मार्च को चुनावों की घोषणा की तो हमने अगले ही रविवार यानी 9 मार्च को एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें देश भर के 9 लाख मतदाता केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर को एक प्रारूप मतदाता सूची के साथ बिठा दिया गया और इस मतदान केंद्र के 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता था कि उसका नाम सूची में है कि नहीं है। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं था उन्हें वहीं पर आवेदन पत्र दिए गए ताकि वे आवेदन कर सकें वहीं पर। यह अपने आप में एक अनोखी पहल थी क्योंकि सिर्फ 9 मार्च को ही 80 लाख लोगों ने आवेदन किया। अब अगली चुनौती मतदान के लिए सुरक्षा कर्मियों और मतकर्मियों की सूची तैयार करना, फिर उनकी नियुक्ति करना और उनका डाटाबेस तैयार करना होती है। तीसरी चुनौती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तैयार करना। चुनाव से पहले हम पिछले चुनाव में इस्तेमाल किए गई मशीनों की जांच करते हैं। ECIL और BEL के इंजीनियर्स सभी मशीनों की प्रारंभिक जांच करते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है ताकि वो भी जांच कर लें। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि इन मशीनों में कोई पुराना डाटा नहीं है। यदि कोई डाटा होता है तो उसे हटा दिया जाता है। ये वैसी ही प्रक्रिया है जैसे लकड़ी की मतपेटियों के ज़माने में होती थी। सभी के सामने मतपेटियों को उल्टा करके दिखाया जाता था कि इसमें एक भी पुराना मतपत्र नहीं है। इसके बाद हम हमारे इंजीनियर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहते हैं कि कोई भी 5 वोटिंग मशीन चुनकर उन पर काल्पनिक उम्मीदवारों के लिए 1000 वोट डालें। साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि लिखते भी रहते हैं कि किस नंबर के बटन को कितनी बार दबाया गया है। फिर इन मशीनों से मतों की गिनती की जाती है और देखा जाता है कि मशीनें मतों को सही से रिकॉर्ड कर रही हैं या नहीं।
ये राजनीतिक दलों के मन में वोटिंग मशीनों को लेकर किसी भी प्रकार की शंका को दूर करने का एक साधन है जो हमने साल दर साल विकसित किया है। इसके बाद बारी आती है सुरक्षा इंतजामों की। हम ये देखते हैं कि राज्यों में कितनी संख्या में पुलिस मौजूद है। साथ ही साथ हम केंद्रीय पुलिस बलों की उपलब्धता के लिए गृह मंत्रालय से भी बात करते हैं। हर मतदान केंद्र पर स्थानीय पुलिस और केंद्रीय बलों की एक निश्चित अनुपात में तैनाती की जाती है। साथ ही मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स, वीडियो कैमरा, वेब कैमरा आदि की व्यवस्था भी की जाती है। वो भी हमारी योजना का एक हिस्सा होती है। इसके अलावा मतदान की तिथि निर्धारित करना एक जटिल काम है। इसमें मौसम और त्योहारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे केरल में, असम और उत्तरी पूर्व में आरंभिक मानसून के समय, गुजरात और राजस्थान जैसी जगहों में मई के दूसरे तीसरे सप्ताह में तेज गर्मी का समय चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसके अलावा त्योहारों के कारण छुट्टियों का ध्यान रखना पड़ता है। देश के कई भागों में रामनवमी की छुट्टी होती है तो कई हिस्सों में रामनवमी के अगले दिन भी छुट्टी होती है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि न सिर्फ मतदान के दिन कोई छुट्टी का दिन ना हो, बल्कि नामांकन के दिन भी कोई छुट्टी ना हो। कई इलाकों में फसल कटने के समय भी चुनाव कराना उपयुक्त नहीं होता, जैसे पंजाब में। इन सभी तथ्यों को बड़े ध्यान से देखते हुए हमने कई चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया। चुनाव संबंधित खर्च इतना अहम मुद्दा क्यों है? See, this expenditure is a major factor in election management. It actually affects level playing field. Like for whatever reason, over a period of time. चुनाव प्रबंधन में खर्च एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सभी उम्मीदवार एक ही स्तर पर रहकर मुकाबला कर सकें। कारण चाहे जो भी हो, हमारे देश में कुछ लोगों ने बहुत संपत्ति जमा कर ली है। एक साधारण आदमी के लिए उसका मुकाबला करना संभव नहीं होगा। इसलिए हमने उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। यदि आपके पास 1000 करोड़ भी हैं, फिर भी आप चुनाव प्रचार पर 70 लाख ही खर्च कर सकते हैं। अगली चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार 70 लाख तक ही खर्च करता है, इससे अधिक नहीं। यहाँ पर हमारी निगरानी प्रणाली की भूमिका शुरू होती है। इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं। हर लोकसभा क्षेत्र के लिए हम एक निरीक्षक की नियुक्ति करते हैं, जिसका कार्य उम्मीदवारों के खर्चे पर नज़दीकी नज़र रखना होता है। इसके अलावा हर रिटर्निंग ऑफिसर के साथ एक अकाउंटिंग टीम होती है। वे उम्मीदवार के प्रत्यक्ष खर्चे पर नज़र रखते हैं और एक समानांतर रजिस्टर तैयार करते हैं, जिसमें अपने हिसाब से उम्मीदवारों के खर्चे का ब्यौरा लिखते हैं। साथ ही उम्मीदवारों से भी उनके हर दिन के खर्चे का हिसाब लिखने को कहा जाता है। खर्चे के प्रबंधन के लिए हर उम्मीदवार को एक अतिरिक्त एजेंट रखने की छूट दी गई, जिसे एक्सपेंडिचर एजेंट कहा जाता है। एक्सपेंडिचर एजेंट हर रोज रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय जाकर अपनी रजिस्ट्री और रिटर्निंग ऑफिसर की रजिस्ट्री का मिलान करता है, ताकि बाद में उम्मीदवार के लिए संभावित किसी बड़ी समस्या को टाला जा सके। विशेषकर जब चुनाव परिणाम के बाद उम्मीदवार को अपने पूरे खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास उड़न दस्ते और वीडियो सर्विलियंस टीम भी है। यदि कोई उम्मीदवार जनसभा कर रहा है और वहाँ 10,000 लोग आए हैं और उम्मीदवार 500 रुपये का खर्च दिखा रहा है, तो जाहिर है कि खर्च कम करके बता रहा है। वीडियो टीम इस जनसभा की रिकॉर्डिंग करती है। उसमें जाहिर तौर पर कुछ संख्या में ट्यूबलाइट हैं, कुर्सियों का इस्तेमाल, शामियाना वगैरह लगाए गए होंगे और इस आधार पर हम इस खर्च का अनुमान लगाते हैं। यदि उम्मीदवार अपना खर्च बहुत कम करके दिखाता है तो तुलना के बाद हम एक आम सहमति पर पहुंचेंगे। इसके अलावा स्टैटिक सर्विलियंस टीम भी होती हैं। यह टीम अघोषित नकदी और शराब आदि पर नजर रखती है, जिनका प्रयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आजकल उपहार देने की परंपरा भी शुरू कर दी गई है। हमारा काम ये सुनिश्चित करना है कि मतदाताओं को गलत तरीके से लुभाने का कोई प्रयास न किया जाए। भारतीय राजनीति से आपराधिक छवि के लोगों को दूर रखने की चुनाव आयोग की क्या दूरगामी योजनाएं हैं? Decriminalization has been on the agenda of Election Commission for quite some time, and we have always been taking up with Law Ministry through them with Parliament that under the existing law only the persons with criminal convictions are barred from contesting election. राजनीति को अपराध से मुक्त करना लंबे समय से चुनाव आयोग का एजेंडा रहा है। हम समय समय पर विधि मंत्रालय के साथ भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं
वर्तमान नियमों के मुताबिक सिर्फ ऐसे लोग जिनके खिलाफ आपराधिक मामले साबित हो चुके हैं उन्हीं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। हम राजनीतिक दलों से अपील करते रहे हैं कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट न दें, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग अपनी ताकत और पहुंच का इस्तेमाल कर अपने मुकदमे के निपटारे को टालते रहते हैं। ऐसे लोग जब विधायक या सांसद बन जाते हैं तो एक अत्यंत अप्रिय स्थिति बन जाती है कि कानून तोड़ने वाले कानून